नमस्कार। आज हम भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन के ऊपर चर्चा करेंगे। जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ और हमने इस पर चर्चा की कि इसके जो 3 चरण थे उसमें द्वितीय चरण, जिसको 1905 से लेकर के 1919 तक के समय को इसमें रखा गया है, और इस समय भारत का जो क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ, उस क्रांतिकारी आंदोलन के प्रारंभ होने के विषय पर हमने पहले भी चर्चा की थी कि ये जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, इस आंदोलन के प्रारंभ होने का जो मूल कारण था वो ब्रिटिश जो नीतियां थी उनके विरुद्ध, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो फर्स्ट फेज था, प्रथम चरण था, जिसमें उदारवादियों के द्वारा जो प्रयास किए गए थे, तो उन उदारवादियों के द्वारा जो प्रारंभिक 20 वर्षों में प्रयास किए गए, उससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ जो नेता थे वो असंतुष्ट थे, और उनका ये मानना था कि इस प्रकार से केवल संवैधानिक उपायों के माध्यम से ही हम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशक्त तरीके से अपनी आवाज नहीं रख सकते। और जैसा हमने पहले भी इस बात पर चर्चा की थी कि जो ये विचारधारा जो आई थी, क्रांतिकारी विचारधारा, ये महाराष्ट्र से इसका प्रारंभ माना जाता है, और चित्पावन ब्राह्मणों में सबसे पहले ये क्रांतिकारी विचारधारा का जो है वो प्रारंभ हुआ था। और उसके पश्चात ये जो विचारधारा थी ये अलग तरीके से भारत के विभिन्न प्रांतों में इस विचारधारा का उदय हुआ, जिसमें हम लाल, बाल और पाल का नाम लेते हैं। इस प्रकार से ये जो क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ, इस क्रांतिकारी आंदोलन के प्रारंभ होने के कारण क्या थे, उन पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले इस आंदोलन का जो कारण था, वो सबसे प्रथम कारण ये माना गया है कि इसमें जो उदारवादी आंदोलन था, उन उदारवादियों से क्रांतिकारियों की जो है वो निराशा, और निराशा किस रूप में थी, क्योंकि इनका ये मानना था कि प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने केवल ब्रिटिश सरकार का गुणगान किया और बहुत अधिक वो उनके ऊपर दबाव नहीं बना पाए। जैसा कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये एक राजनीतिक भिक्षावृत्ति है जो हम अनुनय विनय की नीति अपना रहे हैं, जो उदारवादियों का मूल यंत्र है, और इस अनुनय विनय की नीति से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। और उन्होंने ये कहा था कि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राने से कुछ भी नहीं मिलने वाला, कभी आज़ादी नहीं मिलने वाली। उन्होंने कहा था कि अपना जो उद्देश्य है वो स्पष्ट होना चाहिए और हमें ब्रिटिश सरकार का पुरजोर विरोध करना चाहिए। इसी तरीके से जैसे यंग इंडिया में जो लेख छपा, तो यंग इंडिया के अंदर भी इसकी आलोचना की गई कि प्रारंभिक 20 वर्षों में हम लोगों ने कुछ भी हासिल नहीं किया और हम जो है ब्रिटिश सरकार पर कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दबाव भी नहीं बना पाए। तो इस प्रकार से इनके जो विचार थे वो आपस में उन विचारों का समन्वय नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण ये एक आंदोलन नए लोगों के हाथों में चला गया, और ये नए लोग जो थे वो लाल, बाल और पाल के नाम से जाने गए, जो उग्र रूप से अपनी मांगों को, अपनी डिमांड्स को रखना चाहते थे। तो इस तरीके से इस क्रांतिकारी आंदोलन का ये भी एक मुख्य कारण था। दूसरा जो कारण था वो था अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो आर्थिक नीतियां अपनाई गई थी, तो उन नीतियों का भारतीयों के ऊपर बहुत अधिक जो आर्थिक शोषण के रूप में उसका दुष्परिणाम देखने को मिला। तो उससे पूरे भारतीय जनमानस के अंदर एक असंतोष का भाव था। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भारतीय साहित्य का विकास हुआ, और जैसे दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण करके नाटक लिखा है, और उस नील दर्पण नाटक के अंदर उन्होंने जो भारतीय किसान थे उन किसानों की दुर्दशा का उन्होंने उल्लेख किया है कि किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक भारतीय कृषि व्यवस्था को डाउन करने के लिए और अपने मुनाफे के लिए किस प्रकार से दबाव बनाया जाता था। और ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि किसी भी तरीके से भारत के अंदर उन फसलों को उगाया जाए जिन फसलों से सीधे सीधे कैश जो है इनकम प्राप्त हो जाए, जिनको नगदी फसलें कहते थे, जैसे कपास है, नील है, तो इस प्रकार की जूट है, इस प्रकार की जो है फसलों के लिए दबाव बनाया जाता था।
तो भारतीय किसानों का जैसे नील दर्पण नाटक में जिस तरीके से उल्लेख किया गया है कि भारतीय किसान जहाँ पर नील की खेती कर सकते थे, तो उन किसानों के ऊपर यह दबाव बनाया गया कि वो अपने खेत के अंदर 1/3 भाग में, जिसको 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना गया है, कि 1/3 भाग में वो नील की खेती करेंगे, जिसके कारण किसानों का जो वर्ष भर का अनाज जो वो उगाते थे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, उस अनाज में कमी आने लगी। और ये नील जो है वो खरीदने लगे थे। और ये नील खरीदने के बाद में जब वहां पर औद्योगिकरण हुआ यूरोप में, तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप जब आर्टिफिशियल कलर आ गए, तब उन्होंने उस नील के खेतों को ऐसे ही छोड़ दिया, जिसके कारण किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। क्योंकि हमने इससे पहले भी इस पर चर्चा की थी और हमने ये पाया था कि किस प्रकार से भारत का जो धन था वो विदेशों में गया, यानी ब्रिटेन में गया, और उसके बदले में कुछ भी नहीं लौटाया गया। ड्रेन ऑफ वेल्थ की जिसको संज्ञा दी गई थी। तो इस तरीके से धन का एक तरफा प्रवाह हुआ और भारतीयों की दुर्दशा, यानी जो किसान थे वो किसान खेती और मजदूर बन गए, बाद में वो शहरों की तरफ पलायन कर गए और वहां पर उन्होंने मजदूरी करना शुरू किया। और अंग्रेजी सरकार की जो आर्थिक नीतियां थी, जिसके कारण भारतीय हस्तकरघा उद्योग भी नष्ट हो गया, तो ये सारे मजदूर भी बेकार हो गए और बेरोजगारी की भयंकर समस्या पैदा हो गई, जिसके कारण से भारतीय जनमानस में एक असंतोष की भावना उस समय से पनप रही थी। इसके अलावा जो एक और कारण महत्वपूर्ण माना जाता है, वो माना जाता है कि भारतीय साहित्य का विकास। धीरे धीरे भारतीय साहित्य का विकास होने लगा, और जैसे जैसे भारतीय साहित्य का विकास होने लगा, वैसे वैसे भारतीय साहित्य में स्वदेशी जैसे शब्दों का समावेश होने लगा। और ये माना जाने लगा कि जो हम विदेशी शासन झेल रहे हैं, जो परतंत्रता में हम जकड़े हुए हैं, उस विदेशी शासन में हम अपनी बातों को स्पष्ट रूप से नहीं रख सकते हैं। और जो मनुष्य जीवन है, जो हमारा स्वदेशी और हमारा जो प्राचीन गौरव भारत का था, उस प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करने की जो है वो महती आवश्यकता है। तो इस प्रकार से जो भारतीय साहित्य का जैसे जैसे विकास हुआ, और ब्रिटिश सरकार के द्वारा समय समय पर भारतीय साहित्य के प्रति या भारतीय समाचार पत्रों के प्रति जो दमनकारी कानून लाए गए, उसके कारण भी भारतीयों के मन में उग्र असंतोष पैदा होने लगा। और ये माना जाता है कि ये भी एक जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसका महत्वपूर्ण कारण बना। इसके अलावा जो 19वीं सदी के हमारे सामाजिक और धर्म सुधार आंदोलन हुए, जैसा कि हम जानते हैं कि 19वीं सदी में बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक हुए, जिन्होंने भारतीय समाज के अंदर व्याप्त बुराइयों को उजागर करने के साथ साथ भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया, जिसके अंदर हम ब्रह्म समाज का नाम ले सकते हैं, हम स्वामी विवेकानंद का नाम ले सकते हैं, हम दयानंद सरस्वती के आर्य समाज का नाम ले सकते हैं, प्रार्थना समाज का नाम ले सकते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी का नाम ले सकते हैं, हम इस तरीके से यंग बंग आंदोलन का नाम ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऐसे आंदोलन थे जिन्होंने भारतीयों के मन में और मूल रूप से भारतीय युवाओं के मन में इस बात का समावेश किया कि कहीं ना कहीं हम जो है वो हम एक राष्ट्र की ओर हमें बढ़ना चाहिए और हमें अपने स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। तो इन सभी जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिसके कारण क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके साथ ही जो दमनकारी कानून लाए गए ब्रिटिश सरकार के द्वारा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस क्रांति से पूर्व भी लॉर्ड डलहौजी की बहुत सारी ऐसी दमनकारी नीतियां थी जिन्होंने उस क्रांति को जन्म देने में विशेष भूमिका निभाई थी। लेकिन क्रांति के बाद में भारतीय जनमानस को तोड़ने का प्रयास किया गया, जो एकता थी, यूनिटी थी, उसको तोड़ने का प्रयास किया गया। क्योंकि महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र में उन्होंने दिखावे के लिए तो ये कहा था कि भारतीय जो है वो ब्रिटिश प्रजा है, लेकिन मूल रूप में उन्होंने भारतीय समाज को तोड़ने का प्रयास किया। जैसे वहां पर उन्होंने हिंदुओं को मुस्लिमों से अलग करने के लिए धीरे धीरे प्रयास करने प्रारंभ किए। इसी क्रम में उन्होंने जो सेना थी, भारतीय सेना थी, उसकी अलग अलग रेजिमेंट्स बनाई। राजपूताना राइफल्स अलग कर दी, गोरखा रेजिमेंट अलग कर दी, जाट रेजिमेंट अलग कर दी।
इस प्रकार से अलग अलग रेजिमेंट, ताकि उनमें जातिगत भावना धीरे धीरे उनमें पनपने लगे और ये एक तरीके से एक राष्ट्र के निर्माण के लिए इस इनके अंदर विचार ना आए। इस प्रकार से ये जो नीतियां थी, ये नीतियां भी कहीं न कहीं भारत में जो उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसके लिए उत्तरदायी थी। इसी क्रम में कुछ जो है सामाजिक भेदभाव की जो नीतियां थी, जिस प्रकार से भारतीयों के साथ में सामाजिक भेदभाव किए जाते थे और भारतीयों को जो है वो निम्न माना जाता था। जैसे हमने इससे पूर्व भी ये चर्चा की थी कि जब भारत में प्लेग जैसी महामारी फैली और कुछ जो है विकराल अकाल जैसी स्थितियां पैदा हुई, 1896-97 का भयंकर अकाल पड़ा और इसी समय में महाराष्ट्र के अंदर जो है प्लेग जैसी महामारी ने विकराल रूप धारण किया। तो जब प्लेग कमिश्नर को नियुक्त किया गया तो प्लेग कमिश्नर ने अपनी जो शक्तियां थी उनका दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जबरदस्ती भारतीयों के मकान गिराने प्रारंभ कर दिए, उनको बेघर कर दिया और उनको ले जाकर के शिविरों में टेंट के अंदर जाकर के रुकवा दिया गया। और यहाँ तक कि नहीं, जब संक्रमण फैलने लगा प्लेग का तो उस समय में बहुत सारे भारतीयों के कपड़े को फाड़ करके उन कपड़ों को जला दिया गया और उसके बदले में उनको कुछ भी नहीं दिया गया। तो इस तरीके से शोषण इस हद तक बढ़ गया था कि कहीं न कहीं ये जो है शोषण वो भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर रहा था। और इसी शोषण में जो जनता उस समय में निवास कर रही थी, उस शोषण में रह रही जनता को एक नया जो है वो है एक नया स्वप्न दिखाने का प्रयास इन क्रांतिकारियों ने किया। जैसा कि एक उदाहरण के द्वारा कि जब प्लेग की महामारी पूना में फैली थी और उस समय में बड़ा विकराल जो है रूप देखने को मिल रहा था, तो ऐसे समय में तिलक ने लेख लिखा था और तिलक ने अपने पत्र के माध्यम से, मराठा और केसरी के माध्यम से इन लेख का प्रसार किया था। और उन्होंने जो लेख लिखा उस लेख में उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ये जो है वो ये जो भारतीय है, ये जो भारतीय जनमानस है, ये भारतीय जनमानस प्राचीन समय में किस प्रकार से था। और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ये जो महाराष्ट्र की भूमि है, ये जो पावन भूमि है, ये भूमि शिवाजी की धरती है और आज शिवाजी की आत्मा ऊपर से देख रही होगी कि मैं जिस महाराष्ट्र को, जिस हिंदुस्तान को मैं किस स्थिति में छोड़ करके आया था और आज यहाँ के लोग जो है वो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे। और ये कहा जाता है कि इसी बात से प्रेरित होकर के चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड और उनके एक साथी अधिकारी थे एमहर्ट्स, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी। तो 1897 की ये जो घटना हुई थी और उस घटना के लिए ब्रिटिश सरकार ने भी तिलक को ही जिम्मेदार ठहराया था और तिलक को उसके बाद में 18 महीने की कैद की सजा भी सुनाई गई थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार की जो भी नीतियां थी, जिस प्रकार से उन्होंने शोषणकारी नीतियां भारत में लागू की और जिस तरीके से उन्होंने जो है वो भारत के अंदर जो आर्थिक शोषण की नीतियां लागू की और उनका जो कुप्रबंध था पूरी तरीके से, वो भारतीय जनमानस को अब उद्वेलित कर रहा था। और इसी भारतीय जनमानस ने क्रांतिकारियों को जन्म दिया और इन क्रांतिकारियों के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन भारत के अंदर प्रारंभ हुआ, जिसको हम क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा उस समय का जो तत्कालिक कारण माना गया है इस क्रांतिकारी आंदोलन के प्रारंभ होने का, वो कारण था बंगाल विभाजन की घटना। तो बंग भंग की घटना जिसको कहा जाता है, 1905 के अंदर जब लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे, तब लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन की योजना बनाई। या मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उस समय का जो बंगाल प्रांत था वो ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। आधुनिक बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिला करके वो पूरा प्रांत बना हुआ था और इतना विशाल प्रांत था। इस विशाल प्रांत के अंदर जिस प्रकार से ये जो क्रांतिकारी विचारधारा का उदय हो रहा था, तो उस क्रांतिकारी विचारधारा को कुचलने के लिए कर्जन के द्वारा इस प्रकार का एक प्रयास किया गया। कर्जन के द्वारा 18 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी गई
और घोषणा करने के साथ ही कर्जन ने ये कहा कि बंगाल जो है भारत का बहुत बड़ा प्रांत है और इतने विशाल प्रांत के अंदर किसी एक गवर्नर के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को संभालना बड़ा कठिन है। इसलिए प्रशासनिक दृष्टिकोण का तर्क देकर के उन्होंने ये कहा कि अब बंगाल को दो भागों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजित किया जाता है। पूर्वी बंगाल के अंदर जिसकी राजधानी उन्होंने ढाका रखी और पूर्वी बंगाल में आधुनिक जो अभी का बांग्लादेश है, बांग्लादेश का हिस्सा, और भारत में भी जो आसाम का कुछ हिस्सा है वो उसके अंदर शामिल किया गया। और पश्चिमी बंगाल जिसकी राजधानी कलकत्ता रखी गई, उसके अंदर पश्चिमी बंगाल, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का कुछ क्षेत्र शामिल करके उसको पश्चिमी बंगाल बना दिया गया। तो इस तरीके से बंगाल दो भागों में विभाजित हो गया, जिसको पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल कहा गया। तो ये दिखने में उनका तर्क ये था, दिखाने के लिए कि ये राजनीतिक जो है और प्रशासनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके विभाजन किया गया है। परंतु इसके पीछे का जो मूल उद्देश्य था उनका वो मूल उद्देश्य ये था कि जिस प्रकार से भारत में क्रांतिकारी विचारधारा का जन्म हो रहा है और भारत में इन क्रांतिकारियों के अंदर जो हिंदू और मुस्लिम एक होकर के भारत में राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, उनको कहीं न कहीं अलग करना था। यानी ये फूट डालो और राज करो की नीति का ही एक परिणाम था। तो इसके लिए उन्होंने बंगाल का विभाजन किया, क्योंकि उन्होंने जो बंगाल का विभाजन किया उसमें पूर्वी बंगाल के अंदर उन्होंने मुस्लिम जनसंख्या अधिक रखी और हिंदू जनसंख्या कम रखी, और पश्चिमी बंगाल के अंदर हिंदू जनसंख्या बहुतायत में रखी गई और मुस्लिम जनसंख्या कम रखी गई, ताकि धीरे धीरे इनके मन में आपस में वैमनस्य पैदा हो जाए और ऐसा लगे कि किसी भी तरीके से ये एक दूसरे संप्रदाय के प्रति अपनी दुर्भावना को प्रकट करें। तो इसी मूल उद्देश्य से उन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया। अब पूरे देश के अंदर जैसे ही इस विभाजन को लागू किया गया, इसके विरुद्ध पुरजोर तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अलग अलग स्थानों पर इसका विरोध कई तरीके से होने लगा और 16 अक्टूबर के दिन को भारत में काला दिवस के रूप में मनाया गया। संपूर्ण भारत के अंदर इसको काला दिवस घोषित किया गया। भारतीयों ने उपवास रखे, उन्होंने विरोध किया, उन्होंने बहिष्कार की नीति को अपनाया और हर स्थान पर उन्होंने अंग्रेजी सरकार के इस निर्णय का बहिष्कार किया। इस तरीके से बंगाल विभाजन जो था वो कहीं न कहीं क्रांतिकारी आंदोलन के उदय का मुख्य कारण बना। तो ये जो बंगाल विभाजन हुआ, ये बंगाल विभाजन कहीं न कहीं अंग्रेजों के लिए इस रूप में घातक सिद्ध हुआ कि जो भारतीय जनमानस था बिखरा हुआ, वो एक जगह पर इकट्ठा हुआ। कलकत्ता के फेडरेशन हॉल के अंदर एक बड़ी मीटिंग रखी गई और फेडरेशन हॉल में ये मीटिंग रखने के बाद में ये निर्णय लिया गया कि इस अंग्रेजी सरकार का तब तक बहिष्कार किया जाएगा जब तक कि बंगाल के विभाजन को रद्द नहीं किया जाता। और ये दबाव बनता ही गया। सभी समाचार पत्रों के माध्यम से, सभी राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में, जैसे उस समय में अमृत बाजार पत्रिका के अंदर बहुत अच्छे अच्छे लेख छपने लगे और उन्होंने इस अंग्रेजों की जो इनकी नीति थी कि किस तरीके से ये भारतीयों को अलग करना चाहते हैं, उस नीति के ऊपर बहुत सारे उसके अंदर अलग अलग तरीके के लेख और अलग अलग तरीके की सूचनाएं उसके अंदर समाहित होती थी। और बहुत सारे ऐसे भारतीय पत्र पत्रिकाएं थी जिसके अंदर इसका तीव्र विरोध शुरू हो गया। और रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे नेता थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता थे, सभी लोग इधर लाल बाल पाल इसका पश्चिमी भारत के अंदर तीव्र विरोध कर रहे थे और बंगाल के अंदर बनर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर और अन्य नेता थे जो इसका तीव्र विरोध कर रहे थे। और इसी समय में अमार सोनार बंगला करके गीत की भी रचना हुई थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने पूर्ण रूप से इस बंगाल विभाजन का विरोध किया और पूरे भारत के अंदर एक शोक दिवस के रूप में इसको घोषित किया गया। यही मूल वजह थी, आगे हम इस पर और चर्चा करेंगे कि यही मूल वजह थी। इतना दबाव भारतीयों के द्वारा बनाया गया और पहली बार इतना दबाव भारतीयों के द्वारा बनाया गया कि 1905 के बंगाल विभाजन को 1911 के अंदर ब्रिटिश सरकार को रद्द करना पड़ा। तो ये भारतीयों की बहुत बड़ी एक विजय उस समय में हुई और भारतीयों के मन में एक बात हमेशा के लिए बैठ गई कि किसी भी तरीके से ब्रिटिश सरकार का पुरजोर और उग्र तरीके से
उसका अगर हम विरोध करेंगे, संगठित होकर के विरोध करेंगे, तो सरकार पर दबाव बनेगा और दबाव बनने के बाद में सरकार झुकेगी और भारतीयों के पक्ष में कुछ निर्णय होगा। तो इस प्रकार से लाल बाल पाल के नेतृत्व में जो ये आंदोलन शुरू हुआ, इसी को हम क्रांतिकारी आंदोलन के नाम से जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।